टॉपिक आ रहा है बायो ज्योग्राफी का, जैव भूगोल में। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो जैव भूगोल का टॉपिक है, तो पहले इधर आ जाता हूँ, इस पेज में आ जाता हूँ। ध्यान रखना, ये जो जैव भूगोल का टॉपिक है ना, इसमें केवल 2 टॉपिक ज्योग्राफी में पढ़ने पड़ते हैं, जैव पर्यावरण भूगोल में। बाकी सारा का सारा सेक्शन एनवायरमेंट में पढ़ते हैं। एक टॉपिक इसमें आता है मृदा और दूसरा टॉपिक आता है बायोम। तो ये बायोम का टॉपिक भी यहाँ नहीं पढ़ते, इसको भी इकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं, क्योंकि जब इकोलॉजी पढ़ते हैं तो इकोलॉजी का एक पार्ट आता है बायोम, तो वहाँ पर इसका अध्ययन करते हैं। तो जैव पर्यावरण भूगोल में भूगोल के अंतर्गत पढ़ने के लिए केवल बचता है मिट्टी या मृदा। बाकी सारा का सारा सेक्शन हम पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये छोटा सा सेक्शन 2-3 दिनों की क्लास होती है बेटा, इसकी 2-3 दिनों की, तो हम अगर पढ़ लें तो ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसे फिर कंप्लीट करने के बाद फिर नए सिरे से हम लोग अपने बड़े टॉपिक में किसी में इंटर कर चलेंगे, है ना। तो इससे क्या होगा कि पहले एक बड़ा टॉपिक, पहले फिर छोटा टॉपिक, फिर बड़ा टॉपिक, फिर छोटा टॉपिक, तो चीज़ें बैलेंस होती चलती हैं, चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। तो दोस्तों आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे पेडोलॉजी अर्थात मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान पढ़ेंगे, इंग्लिश में इसे कहते हैं पेडोलॉजी। मृदा विज्ञान के अंतर्गत कंफ्यूज नहीं होंगे, हम पढ़ेंगे मिट्टी। क्या पढ़ते हैं? मिट्टी, टॉपिक है मिट्टी का, पेडोलॉजी। ठीक है, टॉपिक बड़ा है। सबसे पहले इसमें हम इसकी परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे दोस्तों। परिभाषा लिखने के बाद इसके घटक बताएंगे कि किन किन चीज़ों से बना है। फिर इसके संगठन के बारे में बात करेंगे, फिर इसकी संरचना के बारे में बात करेंगे, फिर मृदा उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बात करेंगे। कारक के बाद मृदा उत्पादक प्रक्रियाओं पर बात करेंगे, प्रक्रियाएं। जब इतना कंप्लीट हो जाएगा तो हम पढ़ेंगे बेसिकली सॉइल होरिजोन मतलब मृदा परिच्छेदिका का अध्ययन करेंगे। मृदा परिच्छेदिका, परिच्छेदिका का टॉपिक पढ़ेंगे, सॉइल प्रोफाइल। फिर लास्ट में मृदा वर्गीकरण करेंगे। ये इतना बड़ा टॉपिक है बेसिकली दोस्तों, इसीलिए मैं आराम से इत्मीनान से 2-3 दिन में पढ़ाता हूँ। रॉक सिस्टम इसके साथ पढ़ाएंगे, सैम खान, चट्टान तंत्र पढ़ाएंगे बेटा, ठीक है, पक्का। मिट्टी को समाप्त करते ही रॉक पढ़ाएंगे, पक्का ध्यान रखना, ठीक है, ओके। तो शुरुआत होती है यहाँ से, शुरुआत होती है यहाँ से कि आखिर मिट्टी क्या है, मिट्टी क्या है ना। आमतौर पर हम ये मानते हैं कि कहीं पर माना कि पड़ी है चट्टान, चट्टान टूट फूट कर अपक्षयित हुआ और ये चट्टानों का अपक्षयित पदार्थ ही, चट्टानों का अपक्षयित पदार्थ ही मिट्टी कहलाता है। लेकिन ये परिभाषा पूरी नहीं है बेटा, ये परिभाषा अधूरी है, ये परिभाषा पूर्ण नहीं होती। चट्टानों का अपक्षयित पदार्थ तो चट्टान चूर्ण है, और चट्टानों के बारे में आप जानते हैं ये हमेशा खनिजों से मिलकर बनी होती हैं, खनिजों का समूह होती हैं। तो जो चट्टान चूर्ण प्राप्त होते हैं वह खनिजों के रूप में प्राप्त होते हैं, और मूल रूप से चट्टान चूर्णों के खनिज अजैविक होते हैं। मूल रूप से चट्टान चूर्ण या चट्टानों के खनिज कैसे होते हैं? एबायोटिक होते हैं, अजैविक होते हैं। मिट्टी केवल अजैविक चट्टान चूर्ण या अजैविक खनिजों का समूह नहीं है, बल्कि मिट्टी में कार्बनिक तत्व भी उपस्थित होने चाहिए। मिट्टी की दोस्तों एक आवश्यक शर्त है, जो कि आज लिखाऊंगा भी, पढ़ा रहा हूं तो आज लिखाऊंगा भी, एक आवश्यक शर्त है कि मिट्टी मिट्टी तभी कहलाएगी जब उसमें जीवन के उद्भव एवं विकास की संभावना हो। जब उसमें जीवन के उद्भव एवं विकास की संभावना हो, उसमें वनस्पतियों का विकास हो सकता हो, तभी मिट्टी मिट्टी कहलाएगी। मान लो ऐसी अनुकूलता नहीं है, किसी भी कारण से मिट्टी में, किसी भी कारण से, चाहे विपरीत तापमान हो, चाहे विपरीत अम्लता हो, चाहे विपरीत क्षारीयता हो, किसी भी प्रभाव से मान लो कोई मिट्टी वनस्पतियों को जन्म नहीं दे सकती है, तो रियल सेंस में उसे हम केवल खनिजों का समूह कहेंगे, उसे हम मिट्टी कहेंगे नहीं। यहाँ पर मिट्टी को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। बच्चे हमेशा गलती कर देते हैं। जैसे समझो मैं यहाँ पर एक पत्थर लाऊं और पत्थर के टुकड़े को पीस लूं और पीस कर रख लूं और दिखाऊं लोगों को कि ये मिट्टी है, तो आप इसकी पहचान कैसे करेंगे? अगर उस पत्थर के टुकड़े में अकार्बनिक तत्वों के साथ कार्बनिक तत्व भी उपस्थित हों, अर्थात अजैविक तत्वों के साथ, खनिजों के साथ जैविक तत्व भी उपस्थित हों, तब तो मिट्टी कहलाने के योग्य होगी। अन्यथा उसे मिट्टी हम नहीं कहेंगे, वो केवल चट्टान चूर्ण होगा, अजैविक खनिजों का समूह होगा, उसे हम मिट्टी नहीं कहेंगे। कई जगह आपने देखा होगा धरातल पर, कई जगह देखा होगा धरातल पर कि खूब सारी मिट्टी पड़ी तो होती है, लेकिन उसमें एक घास तक नहीं उगती। अगर उसमें घास नहीं उगी तो रियल सेंस में वो मिट्टी है ही नहीं। क्या कहा आपने? कि रियल सेंस में वह मिट्टी है ही नहीं। तो मिट्टी की आवश्यक शर्त पहले तो सुनो कि मिट्टी जैविक एवं अजैविक, या इसी के स्थान पर दूसरा शब्द बोल सकते हैं, कार्बनिक एवं अकार्बनिक तत्वों का मिश्रण होता है। और इतने प्रकार के कार्बनिक एवं अकार्बनिक तत्व होते हैं कि ठीक से कह पाना कठिन हो जाता है। इसीलिए इस शब्द को कैसे उपयोग में लाते हैं कि मृदा कार्बनिक एवं अकार्बनिक तत्वों का अत्यंत ही जटिल मिश्रण होता है। जटिल मिश्रण है, बहुत ही जटिल मिश्रण है बेटा, समझ गए मेरी बात की नहीं? जटिल मिश्रण होता है, पहले तो ये बात समझो। पर उसकी दूसरी आवश्यक शर्त है कि तमाम अनुकूलताओं के साथ अनुकूलताएं होनी चाहिए, जैसे ताप आधारित अनुकूलता, आर्द्रता आधारित अनुकूलता, वायुवीय अनुकूलता आदि के साथ साथ उसमें वनस्पतियों के उद्भव एवं विकास की संभावना प्राप्त हो, तभी उसे मिट्टी कहते हैं। जैसे प्रीति ने पूछा है कि सर बंजर खेत को मिट्टी नहीं कहेंगे? नहीं बेटा, बंजर खेत को बंजर भूमि कहेंगे, वो मिट्टी नहीं कहलाएगा। ज्योग्राफी की परिभाषा में बंजर खेत जिसमें एक घास तक नहीं उग रही है वो बंजर भूमि है, पर मिट्टी नहीं है।
समझ गए मेरी बात कि नहीं? इस तरह से आपको यहाँ पर चीज़ों को देखना या समझना है। तो सबसे पहले आप लोग जैव भूगोल के अंतर्गत जो मिट्टी पढ़ रहे हैं, मृदा विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो अरे पीके पूछने लगा, ये सच में पीके आता है? बहुत पिटाई करूँगा तुम्हारा। बोलता है मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? ये देख ले, मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया कारक सब लिखा हूँ, यहाँ पढ़ाऊँगा। मिट्टी की परिभाषा बताया नहीं कि इसको अभी से ये पूछ लेना कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। ज्ञानी ने तुम्हारा प्रश्न ठीक है, गुम्फित नदी पर पहले ये बात पढ़ना बेटा। ठीक है सुधा बेटा, मोस्ट वेलकम, शुक्रिया, ठीक है। रंजीत, सराज पापा के रंजीत, और इसके बाद भी क्लास ले रहे हो बेटा, मोस्ट वेलकम। ठीक है, चलो तो परिभाषा से शुरू करते हैं, परिभाषा से। अच्छा ध्यान रखना ध्यान रखना कि मिट्टी के बारे में इतनी बात मुझे पढ़ानी है, मिट्टी के बारे में इतनी बात पढ़ानी है कि सही बताऊं, जितना आप कुछ भी सोच सकते हो उससे भी कहीं ज्यादा पढ़ाऊंगा। आपके एक एक प्रश्न का जवाब ऑलरेडी क्लास में आ जाएगा। और ये भी आपको बता दो, यकीन रखना, भरोसा रखना, भरोसा न रखना तो देख लो, चेक कर लेना, आपके पास जो भी प्रश्न होंगे मिट्टी से, इस क्लास से सब सॉल्व हो जाएंगे प्रश्न बचेंगे भी नहीं। ठीक है, बढ़ जाऊंगा मैं आगे। चलो तो अब लिखो, चलो लिखो। पृथ्वी में पाए जाने वाले जीवन, पृथ्वी में पाए जाने वाले जीवन, जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार, का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार, आधार भूपटल पर बिखरी हुई मृदा है। भूपटल पर बिखरी हुई मृदा है। पूर्ण विराम लगाइए, पूर्ण विराम लगाइए, लिखें जैव भूगोल की परिभाषा के अनुसार, जैव भूगोल की परिभाषा के अनुसार, अनुसार मृदा, मृदा कार्बनिक तथा अकार्बनिक, मृदा कार्बनिक तथा अकार्बनिक खनिजों का वैसा जटिल मिश्रण है, वैसा जटिल असंगठित मिश्रण है, ऐसा लिखेंगे। कार्बनिक तथा अकार्बनिक खनिजों का वैसा जटिल असंगठित मिश्रण है, वैसा जटिल असंगठित मिश्रण है जिसमें, जिसमें तापमान, आर्द्रता, जिसमें तापमान, आर्द्रता एवं वायुवीय, वायु शब्द से बना, तापमान, आर्द्रता एवं वायुवीय अनुकूलताओं के साथ, तापमान, आर्द्रता एवं वायुवीय अनुकूलताओं के साथ, के साथ वनस्पतियों के उद्भव एवं विकास के, वनस्पतियों के उद्भव एवं विकास के, वनस्पतियों के उद्भव एवं विकास के गुण निहित होते हैं। वनस्पतियों के उद्भव एवं विकास के गुण निहित होते हैं, पूर्ण विराम, गुण निहित होते हैं, पूर्ण विराम, बात समाप्त, बात समाप्त। मैंने सारी परिभाषा में सारा निचोड़ डाल दिया, जो जो समझाया सब कुछ डाल दिया दोस्तों। ठीक है, तो अब मृदा के घटक कौन कौन से हैं, तो हेडिंग दीजिए मृदा निर्माण के घटक, मृदा निर्माण के घटक, इंग्लिश में बोलते हैं सॉइल कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, डैश देकर लिखेंगे मिट्टी, मिट्टी निर्माण में, मिट्टी निर्माण में मुख्य रूप से 4 घटकों की अहम भूमिका होती है। मिट्टी निर्माण में मुख्य रूप से 4 घटकों की अहम भूमिका होती है। 4 घटक, 4 कंपोनेंट्स, 4 घटकों की अहम भूमिका होती है। कौन कौन से हैं 4 घटक? तो सबसे पहला, फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट, फर्स्ट ठोस, ठोस कण, ठोस असंगठित कण लिख सकते हैं, ठोस असंगठित, असंगठित खनिज, ये लिख दो, चलो बदल रहे हैं इस बार कुछ, ठोस असंगठित खनिज, खनिज डैश देकर लिखो, लिखें डैश देकर, लिखें एक मेच्योर सॉइल में, मेच्योर सॉइल मतलब परिपक्व मृदा, एक परिपक्व मृदा में ठोस खनिज 2 प्रकार के, एक परिपक्व मृदा में ठोस खनिज 2 प्रकार के होते हैं, ठोस खनिज 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, ठोस खनिज 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कौन कौन से ठोस खनिज हैं, तो डैश देकर, ठोस खनिज 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पहला चट्टान चूर्ण, चट्टान चूर्ण, चट्टान चूर्ण डैश देकर, चट्टान चूर्ण में एक बात और लिखेंगे, लिखिए यह अकार्बनिक खनिजों के समूह के रूप में होते हैं, यह अकार्बनिक खनिजों के समूह के रूप में होते हैं।
होते हैं। तो नंबर टू ह्यूमस। ह्यूमस ह्यूमस के लिए डैश देखा लिखेंगे। यह जैविक तत्वों के विघटन से, यह जैविक तत्वों के विघटन एवं वियोजन से, जैविक तत्वों के विघटन एवं वियोजन से निर्मित निर्मित कार्बनिक खनिज होते हैं। विघटन एवं वियोजन से निर्मित कैसे खनिज होते हैं? कार्बनिक खनिज होते हैं। तो ऊपर वाला अकार्बनिक हो गया, नीचे वाला कार्बनिक खनिज हो गया। ठीक है ना, पूर्ण विराम लगा दो। लिखो, इसीलिए कहा जाता है कि मिट्टी अकार्बनिक एवं कार्बनिक, अकार्बनिक एवं कार्बनिक कार्बनिक तत्वों का समूहन होती है। तत्वों का समूहन होती है, समूहन होती है। पूर्ण विराम। पहले नंबर पर तो ये होते हैं। दूसरे नंबर पर लिखेंगे सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव मिट्टी में उपस्थित होते हैं। ठीक है ना, डैश देकर लिखेंगे। मृदा की प्रति इकाई मात्रा में, कोई भी इकाई मात्रा ले ले, एक घन सेंटीमीटर की मिट्टी ले ले, एक घन इंच की, क्यूबिक इंच की ले ले, कोई भी ले ले, मृदा की प्रत्येक इकाई मात्रा में, प्रत्येक इकाई मात्रा में, प्रत्येक इकाई मात्रा में, मिट्टी के प्रत्येक इकाई मात्रा में असंख्य सूक्ष्म जीव होते हैं। अरुण शर्मा मोस्ट वेलकम बेटा। असंख्य सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि जैव अपघटनी प्रक्रिया के क्रम में, जैव अपघटनी प्रक्रिया के क्रम में मिट्टी को समृद्ध बनाने में, मदद करते हैं। जैव अपघटनी प्रक्रियाओं मिट्टी को समृद्ध बनाने में मदद करते हैं, लिखे बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ आदि के अलावा, मांस, लाइकेन, आप काई लिख सकते हो, शैवाल, काई, मांस, लाइकेन एवं छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, केचुआ आदि भी अपनी विविध प्रक्रियाओं के माध्यम से मिट्टी को समृद्ध बनाते हैं। विविध प्रक्रियाओं के माध्यम से मिट्टी को समृद्ध बनाते हैं। पूर्ण विराम। ठीक है, अब और कौन रहता है, कौन से तत्व रहते हैं? तो नेक्स्ट लिखेंगे तीसरे नंबर पर जल तत्व। जल तत्व की जगह पर लिख दो मृदा जल की उपस्थिति होती है। अब मृदा जल क्या होता है, कैसे होता है, कितने रूपों में होता है, इसको ठीक से देखो। ठीक है, देखो, जैसे मान लो ये मिट्टी के कण है, पहले समझना। मान लो एक मिट्टी का कण ये है, दूसरा मिट्टी का कण ये है, तीसरा मिट्टी का कण ये है, चौथा मिट्टी का कण ये है, पांचवा मिट्टी का कण ये है, छठवां मिट्टी का कण ये है। मिट्टी के कण इतने बड़े बड़े नहीं होते, बहुत बारीक होते हैं, लेकिन चित्र में मुझे दिखाना पड़ेगा ना, आपको बेटा समझाना पड़ेगा। अब मिट्टी के मान लो ये कण है 1 2 3 4 5 6। अब ये मिट्टी के कण आपस में संयोजित है। संयोजित मतलब एक दूसरे से चिपके हुए हैं, संयुक्त नहीं है, संयोजित है। यही अंतर होता है अच्छे से पढ़ने में। संयुक्त नहीं है बल्कि संयोजित है, चिपके हुए हैं। तो इन्हें कौन चिपकाता है? दोस्तों आपको आज बता दूं कि प्रत्येक कणों के चारों ओर पानी की एक पतली सी परत पाई जाती है। ऐसे ये पानी की पतली सी परत रहती है कण के चारों ओर, ऐसे। ठीक वैसे जैसे ग्लास में पानी भरें और उंगली को डुबा दें, तो जैसे उंगली डुबाएंगे तो उंगली के चारों तरफ पानी का एक परत चढ़ जाती है, एक पानी का लेप लग जाता है। ठीक उसी तरह से मिट्टी के कणों के चारों ओर पानी की एक पतली परत हो जाती है। इसे कहा जाता है, ध्यान रखना, इसे कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। क्या कहते हैं? हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं। एक तो ये होता है जल, इस प्रकार का जल होता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहलाता है, जो मिट्टी के कणों के चारों ओर कुछ इस तरह से चिपका रहता है। अब दूसरे नंबर पर समझो। एक तो ये आपने देखा, दूसरे नंबर पर देखा कि ये मिट्टी में, देखना यहाँ पर, ये जब मिट्टी के कण आपस में जुड़ गए तो जुड़ने के बाद यहाँ पर एक खाली स्थान बच जाता है, ये खाली स्थान बच जाता है। मिट्टी के कणों के संयोजन से जो खाली स्थान बनता है, इसको कहते हैं मृदा रंध्र, या दूसरा शब्द कहते हैं मृदा अवकाश क्षेत्र। मृदा अवकाश क्षेत्र, मृदा रंध्र क्षेत्र बोलते हैं या मृदा अवकाश क्षेत्र कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं पोर शब्द से ही बनता है पोरोसिटी। क्या होता है? पोर शब्द से ही बनता है पोरोसिटी। मतलब जब चार कण आपस में जुड़े तो बीच में जो खाली स्थान बच गया उसको कहते हैं पोर। और ध्यान से, इस पोर क्षेत्र में उपस्थित जो जल होता है, यहां पर भी जल उपस्थित होगा। जैसे खाली स्थान बना है, बचा है, तो यहां पर ये लो जल इकट्ठा हो गया, यहां पर जल इकट्ठा हो गया, तो यहां पर उपस्थित जो जल होता है इसको कहते हैं हाइड्रोस्कोपिक वाटर। इसको कहते हैं हाइड्रोस्कोपिक वाटर।
हाइड्रोस्कोपिक, तो दो तरह का जल प्राप्त हो गया मिट्टी में, एक हाइड्रोस्कोपिक हो गया और एक हाइग्रोस्कोपिक हो गया। आप तीसरे नंबर पर समझना, मान लो मिट्टी में अभी और कण जुड़े हुए हैं, जुड़ेंगे ही, इतने ही कणों का समूह, मान लो एक बड़ा सा ढेला है मिट्टी का, तो मिट्टी के बड़े ढेले में कुछ ऐसे कण जुड़े हुए होंगे, ढेर सारे कण जुड़े हुए होंगे, ठीक है ना, 6 7 8 9 10 11 12, ये मिट्टी के कण आपस में जुड़ करके एक बड़ा सा ढेला बना दिए, मिट्टी की एक बहुत मोटी सी परत बना दी है। अब इस दशा में जो पोर में जल उपस्थित होता है, पोर में मतलब मृदा रंध्र क्षेत्र में जल उपस्थित होता है, धीरे धीरे वो रिसता है और रिसकर नीचे आता है, धीरे धीरे वो रिसेगा और रिसकर गुरुत्वीय बल के प्रभाव से नीचे की ओर आता है। तो ध्यान से, पोर में उपस्थित मृदा रंध्र क्षेत्र में उपस्थित वह जल जो गुरुत्वीय शक्ति के प्रभाव से धीरे धीरे ऊपरी परत से निचली परत की ओर आ रहा होता है, उसे कहते हैं ग्रेविटी वाटर, गुरुत्वीय जल। क्या बोलते हैं उसे? ग्रेविटी वाटर बोलते हैं, गुरुत्वीय जल बोलते हैं। ये गुरुत्वीय जल कहलाता है दोस्तों, गुरुत्वीय जल होगा, ये ऊपर से नीचे आएगा। मिट्टी में हमेशा जल के इस दशा के आधार पर मिट्टी की दो परतें बन जाती हैं। ऊपर की परत को कहते हैं टॉप सॉयल, ऊपर की परत को कहते हैं टॉप सॉयल, और नीचे की परत को कहते हैं सब सॉयल। दो परतों में मिट्टी विभाजित हो जाती है, एक टॉप सॉयल हो जाता है, नीचे सब सॉयल हो जाता है, दो परतें बन गई मिट्टी की। इस प्रकार से टॉप सॉयल एंड सब सॉयल दो परतें बन गई, है ना। अब आगे देखो, कभी कभार ऐसा होता है दोस्तों, नोटिस करना, आपने अभी कितने प्रकार का पानी पढ़ा? एक प्रकार का पानी हो गया, दूसरे प्रकार का पानी हो गया, तीसरे प्रकार का हो गया, तीन प्रकार का हो गया, चौथा समझाते हैं। कभी कभार क्या होता है कि जैसे मान लो कि यहाँ पर एक गमला रखा हुआ है, यहाँ पर एक हमने रख दिया गमला, यहाँ पर हमने एक गमला रख दिया, ठीक है। अब इस गमले में मिट्टी भरी हुई है दोस्तों, इस गमले में मिट्टी भरी हुई है। अब दिन में हुई धूप, तो जैसे धूप हुई, अब यहाँ पर धूप के लिए मैं सूर्य को बना देता हूँ तो कुछ समझ में आएगा, इंडिकेशन ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ये सूर्य है, दिन में हुई धूप, तो धूप के प्रभाव से मिट्टी की ऊपर की परत सूख गई, मिट्टी की ऊपरी परत, जैसे सब सॉइल एंड टॉप सॉइल बना दें, तो ये परत क्या हो गई? शुष्क हो गई, शुष्क परत हो गई, शुष्क परत हो गई। लेकिन यह जो नीचे की परत है वो कैसी है? वो नम परत है, गीली है। नम का मतलब होता है आर्द्र, नम नम परत है, मतलब नीचे की वेट लेयर है, ऊपर की ड्राई लेयर है। जब नीचे की लेयर वेट हो और ऊपर की लेयर ड्राई हो, तो इस दशा में आर्द्रता संतुलन के उद्देश्य से निचली परतों का जल धीरे धीरे पतली पतली केशिकाओं के माध्यम से ऊपर की ओर जाने लगता है। केशिकाओं के माध्यम से ऊपर की ओर जाते हुए इस जल को कैपिलरी वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिलरी वाटर कहते हैं, कैपिलरी वाटर कहते हैं, केशिकीय जल कहते हैं, केशिकीय जल कहते हैं। तो इस तरह से अगर मिट्टी में देखेंगे तो मिट्टी में जल की उपस्थिति दोस्तों चार प्रकार की होती है। नंबर वन, सबसे पहला होता है यहाँ पर सबसे पहला हुआ, जैसे मान लो हाइग्रोस्कोपिक वाटर, या नहीं ऐसे जैसे लिखा वैसे लिख देता हूँ, हाइड्रोस्कोपिक वाटर, हाइड्रोस्कोपिक वाटर, वाटर हो गया। दूसरे नंबर पर हो गया हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तीसरे नंबर पर हो गया ग्रेविटी वाटर। चौथे नंबर पर हो गया कैपिलरी वाटर, कैपिलरी वाटर। तो मिट्टी में, किसी भी मिट्टी में जो एक मेच्योर सॉइल होती है, जल की उपस्थिति ये चार प्रकार से होती है। हर मिट्टी में जल ये चार प्रकार से होता है। तो सबसे पहले तो जो बोर्ड में लिखा है उसे चित्रसह वैसा का वैसा बनाओ, सभी के सभी, हर शब्द लिखना। तो बता ही दिया, तो अब क्या प्रश्न बचा तुम्हारा? बेटा सारा लिखाता हूँ, सब समझ में आएगा। चलो शुरू करते हैं। क्या लिखा? मृदा जल। लिखें मिट्टी, मिट्टी में जल की उपस्थिति, मिट्टी में जल की उपस्थिति, जल की उपस्थिति निम्नलिखित प्रकार से होती है, निम्नलिखित प्रकार से होती है। नंबर वन, नंबर वन, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो डैश देकर लिखेंगे, मृदा के बारीक कणों के चारों ओर, मृदा के बारीक कणों के चारों ओर, चारों ओर एक पतले फिल्म या आवरण, एक पतले फिल्म या आवरण, आवरण की तरह पाया जाने वाला जल, पाया जाने वाला जल, हाइग्रो, HYGRO, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, HYGRO, हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहलाता है, हाइग्रोस्कोपिक कहलाएगा। ठीक है, पहला हमने हाइग्रोस्कोपिक बताया, मिट्टी के कणों के चारों ओर जो चिपका, जैसे समझाया वैसे बता रहा हूं, लिखा रहा हूं। अब लिखो नंबर टू, नंबर टू। अब हाइड्रोस्कोपिक बता रहे हैं, जो पहला नंबर लिखा वहां पर, ठीक है ना। लिखिए नंबर टू में हाइड्रोस्कोपिक वाटर लिखेंगे, ये वाला पहला नंबर वाला लिखेंगे, नंबर टू में अभी लिखने में लिखिए, मिट्टी के प्रत्येक संयोजित कणों के मध्य, मिट्टी के प्रत्येक संयोजित कणों के मध्य रिक्त स्थान, रिक्त मतलब खाली, रिक्त स्थान को, रिक्त स्थान को मृदा अवकाश क्षेत्र,
मृदा अवकाश क्षेत्र या मृदा रंध्र कहा जाता है। इंग्लिश में देंगे पोर। मृदा रंध्र कहा जाता है, मृदा रंध्र कहा जाता है। पूर्ण विराम। लिखे इस रंध्र क्षेत्र में उपस्थित जल को, इस रंध्र क्षेत्र में उपस्थित जल को हाइड्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं। हाइड्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं। पैरा चेंज करेंगे और लिखेंगे वनस्पतियां अपने विकास में इसी जल का प्रयोग करती हैं। हाइड्रो HYDRO है ना, इसी जल का प्रयोग करती हैं। जबकि अब HYGRO लिखेंगे जबकि हाइग्रोस्कोपिक जल मिट्टी के विविध कणों को आपस में चिपकाए रखने में, मिट्टी के विविध कणों को आपस में चिपकाए रखने में मदद करता है, चिपकाए रखने में मदद करता है। पूर्ण विराम। चिपकाए रखने में मदद करता है। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। ठीक है, अब दो प्रकार का जल होगा। तीसरे नंबर पर लिखो ग्रेविटी वाटर, गुरुत्व जल। गुरुत्व जल में क्या लिखेंगे, ध्यान से सभी लिखें। पृथ्वी के गुरुत्वीय शक्ति के प्रभाव से, पृथ्वी के गुरुत्वीय शक्ति के प्रभाव से मिट्टी के ऊपरी संस्तर के रंध्र, मिट्टी के ऊपरी संस्तर के रंध्र में उपस्थित जल, मिट्टी के ऊपरी संस्तर के रंध्र में उपस्थित जल का निचली संस्तर की ओर संचरण, निचली संस्तर की ओर संचरण होने लगता है, संचरण होने लगता है। पूर्ण विराम लगाकर लिखें अधो संचरित, अधो का मतलब होता है नीचे, संचरित इस जल को ही, अधो संचरित इस जल को ही गुरुत्व जल कहते हैं। गुरुत्व जल कहते हैं जो अंततः क्या करता होगा, अंततः भूमिगत जल, भूमिगत नहीं लिखेंगे, भौम जल लिखेंगे, जो अंततः भौम जल तल का निर्माण करता है, भौम जल तल का निर्माण करता है, या भूमिगत जल के रूप में, भूमिगत जल के रूप में संचित हो जाता है, संचित हो जाता है, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। ठीक है ना, ये आपने लिखा। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो आप कैपिलरी वाटर, कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर। ठीक है, कैपिलरी वाटर को हिंदी में लिखेंगे केशिकीय जल, केशिकीय जल। डैश देकर लिखिए केशिकीय जल में, लिखें जब कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, जब कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मिट्टी की ऊपरी परतें सूख जाती हैं, मिट्टी की ऊपरी परतें सूख जाती हैं, तो निचले परतों का जल, निचले परतों का जल आर्द्रता संतुलन के उद्देश्य से, निचले परतों का जल आर्द्रता संतुलन के उद्देश्य से ऊपरी परत की ओर संचरित होने लगता है, ऊपरी परत की ओर केशिकाओं के माध्यम से, केशिका मतलब होता पतली पतली नलियां, केशिकाओं की ओर, केशिकाओं के माध्यम से संचरित होने लगता है, केशिकाओं के माध्यम से संचरित होने लगता है। इन्हें के जगह लिखेंगे इसे ही केशिकीय जल कहते हैं, केशिकीय जल कहते हैं। पूर्ण विराम। लिखें वनस्पतियां इस जल का भी उपयोग, वनस्पतियां इस जल का भी उपयोग नहीं करती, वनस्पतियां नहीं करती। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। फिर एक लाइन पैरा चेंज करके लिखेंगे मिट्टी की ऊपरी शुष्क परत, मिट्टी की ऊपरी शुष्क परत वेडोज जोन कहलाती है, जबकि निचली आर्द्र परत, निचली आर्द्र परत प्रीटिक जोन,
ऊपरी शुष्क परत वैडोज जोन कहलाती है, जबकि निचली आर्द्र परत फ्रीटिक जोन कहलाती है। फ्रीटिक जोन कहलाती है। फ्रीटिक जोन कहलाती है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। ऐसा होता है। ठीक है, तो ये बात आपने पूरा लिख भी लिया। ये सारे टर्मिनोलॉजीज बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वेडोज जोन हो, चाहे फ्रीटिक जोन हो, चाहे टॉप सॉइल हो, चाहे सब सॉइल हो, सारे टर्म्स बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस समय खासकर ग्लोबल वार्मिंग के फेज में जितना मिट्टी अनुर्वर होती जा रही है, जितनी मिट्टी अनुर्वर होती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग के फेज में जितना मिट्टी शुष्क होती जा रही है, मिट्टी की शुष्कता में लगातार वृद्धि होती जा रही है दोस्तों, ये चीज इतनी ही इंपॉर्टेंट होती जा रही है। पूरा टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है। ठीक है, ये हुआ। ठीक, अब चौथे नंबर पर बारी आती है। पहले नंबर पर आपने लिखा, देखो ध्यान से, पहले नंबर पर लिखा कि मिट्टी में ठोस असंगठित खनिज होते हैं। दूसरे नंबर पर लिखा मृदा सूक्ष्म जीव होते हैं। तीसरे नंबर पर लिखा मृदा जल होते हैं। तो अब चौथे नंबर पर बारी आती है। चौथे नंबर पर लिखेंगे मृदा वायु। क्या लिखेंगे चौथे नंबर पर? मृदा वायु। मृदा वायु। फिर कैसे लिखेंगे मृदा वायु के बारे में? लिखे मिट्टी, मिट्टी रंध्र क्षेत्र या अवकाश क्षेत्र। ठीक है, मिट्टी रंध्र क्षेत्र या अवकाश क्षेत्र। रंध्र या अवकाश, समझ रहे मेरी बात की नहीं? जो मिट्टी का मैंने क्षेत्र क्षेत्र बताया, वो रंध्र या अवकाश क्षेत्र में जल के साथ साथ वायु की भी उपस्थिति रहती है। जल के साथ साथ वायु की भी उपस्थिति रहती है। वायु की भी उपस्थिति रहती है, जिसका उपयोग वनस्पतियों की जड़ें, जिसका उपयोग वनस्पतियों की जड़ें अपने विकास, जिसका उपयोग वनस्पतियों की जड़ें अपने विकास, विकास या श्वसन क्रिया आदि में, श्वसन क्रिया आदि में करती हैं। इसलिए इसलिए यह मिट्टी का एक अन्य आवश्यक तत्व है। यह मिट्टी का, इसलिए यह मिट्टी का एक अन्य आवश्यक तत्व है। पूर्ण विराम लगाइए, फिर लिखेंगे अभी और, फिर और लिखिए पूर्ण विराम के बाद। लिखे पुनः, 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 पुनः के बाद क्या लिखेंगे? लिखें इस वायु का उपयोग मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्म जीव भी करते हैं। इस वायु का उपयोग मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्म जीव भी करते हैं, जिनका जिनका मिट्टी में बना रहना अति आवश्यक होता है। अगर सूक्ष्म जीव मर जाएगा तो मिट्टी की उर्वरता नष्ट हो जाएगी दोस्तों। जिनका मिट्टी में बना रहना अति आवश्यक होता है। इसलिए इसलिए किसी भी मृदा वर्ग में, किसी भी मृदा वर्ग में मृदा वायु का होना अनिवार्य है। मृदा वायु का होना अनिवार्य है। पूर्ण विराम लगाएं, फिर पैरा चेंज करेंगे। लिखिए मिट्टी की यह वायु, मिट्टी की यह वायु संगठन की दृष्टि से वायुमंडल से भिन्न होती है। संगठन की दृष्टि से वायुमंडल से भिन्न होती है, क्योंकि क्योंकि इसमें क्योंकि इसमें इसमें मैं यहां पर एक चौथा बिंदु यहीं जोड़ देता हूं। चौथा बिंदु मृदा वायु, मृदा वायु है ना, तो वहां एक पेज बच जाएगा। क्योंकि इसमें क्या लिखा मैंने? इसमें कार्बनिक एवं सल्फ्यूरिक गैसों की मात्रा ज्यादा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बनिक एवं सल्फ्यूरिक गैसों की मात्रा, गैसों की मात्रा ज्यादा होती है, जिसकी प्राप्ति, ये आती कहां से है गैसें ज्यादा मात्रा वाली? जिसकी प्राप्ति प्राप्ति जैव अपघटनी प्रक्रियाओं से, जैव अपघटनी प्रक्रियाओं से होती है। जैव अपघटनी प्रक्रियाओं से होती है। पूर्ण विराम। जेम्स बॉन्ड एस, आज पहली बार लाइव क्लास ज्वाइन किया हूं, क्यों अभी तक क्यों नहीं करिए बेटा? बीना मीना, बड़ा गजब का कॉम्बिनेशन है बेटा नाम के साथ, बीना मीना, मोस्ट वेलकम बेटिया। ठीक है, ओके। बस, तो अब ये मिट्टी में 4 प्रकार के तत्व मैंने समझाए कि मिट्टी इन 4 प्रकार के तत्वों का समूहन होती है। अब कुछ उदाहरण बताएंगे, कुछ बातें करेंगे आपके साथ इसी से संबंधित। अब इससे पहले तो बताओ किसी का कोई प्रश्न है तो? इतने से किसी का, अभी मृदा निर्माण की प्रक्रिया नहीं बताया। अंशिका गुप्ता मोस्ट वेलकम बेटा। चलो, इतने में से तो कोई प्रश्न नहीं है ना मयंक? ठीक है, चलो बढ़ते हैं बेटा आगे। मिट्टी में 4 प्रकार के जल जरूर याद रखना। भौम जल मतलब होता है अंडरग्राउंड वाटर, ट्यूबवेल से और हैंडपंप से जिसको निकलते हैं, ट्यूबवेल से जिसको निकालते हैं। ठीक है, नहीं हिंदी नहीं है, नैना तनवर नहीं है बेटा, हिंदी है नहीं ठीक से। चलो, सबको ठीक से समझ में आ गया, मैं समझ गया। मिट्टी के लिए इंपॉर्टेंट ये सभी हैं, हाँ बिल्कुल जरूरी है। शिवानी मौर्य पक्का जरूरी है बेटा।
अपरदनी प्रक्रिया, अरे अपरदनी प्रक्रिया यहाँ कहाँ पूछ रही हो अब? ठीक है, सब फिगर से सब क्लियर हो गया। सभी प्रकार की मिट्टी में जल पाए जाते हैं, अगर नहीं पाए जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अनुराग कैपिलरी वाटर मैंने बताया ना, जो नीचे से। ठीक है, चलो अब मैं कहानी कुछ बातें करता हूँ। दोस्तों आजकल किसान करने क्या, पहले मजदूर काटता था, अब हार्वेस्टर काटने लगे। मजदूर काटता था तो खेत में से फसलों के अवशेष, डंठल आदि को भी इकट्ठा करके साइड कर देता था, भूसा बना लेता था, जो भी अच्छे से कर देता था। खेत साफ सुथरे हो जाते थे, जुताई करना आसान हो जाता था, बुवाई करना आसान हो जाता था, एटसेट्रा। अब चाहे धान की कटाई हो या गेहूं की कटाई होने लगी है हार्वेस्टर से। जैसे धान काटेगा अगर हार्वेस्टर, तो धान काटने के बाद बचती है पराली। धान कटी और पराली बची, पराली पूरे खेत में फैली हुई है, किसान लगा दिया आग। किसान आग तो पराली जलाने के लिए लगाया, लेकिन देखो कितने सारे नुकसान है। जैसे जलाया आग, पराली जलाया, तो सबसे पहले तो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन हुआ, बहुत ज्यादा वायुमंडलीय प्रदूषण होता है। इतना अधिक मात्रा में धुआं, धुएं के कण इतना अधिक मात्रा में वायुमंडल में हो जाते हैं कि दिल्ली के आसपास की संपूर्ण हवा पराली जलाने के बाद इतनी जहरीली हो जाती है कि दिल्ली रहने योग्य रह ही नहीं जाती। अब आदमी जाएगा कहाँ, रहेगा? अब आपको पढ़ाना है तो रहेंगे बेटा, आपको पढ़ाना है, ऑफलाइन क्लास भी लेना है, ऑनलाइन क्लास भी लेना है। दिल्ली बेसिकली उस समय पर गैस चैम्बर बन जाती है, पर फिर भी रहना तो होता ही है, रहते हैं। पहला तो सीधे पराली जलाने की समस्या से ये हुआ। दूसरा, जैसे पराली जलाते हैं तो पराली जलाने से जो मिट्टी में उपस्थित जल तत्व होता है, मैंने ये, हाँ पराली का मतलब पुआल, बिल्कुल पुआल और पराली एक ही है। पराली जलाने या पुआल जलाने से मिट्टी में जो उपस्थित जल है तुरंत वाष्पित हो जाता है। मतलब जल की कमी हमने जानबूझकर कर दी। मिट्टी में तो जल उपस्थित था, लेकिन हमने जल की कमी जानबूझकर कर दी। मिट्टी में लगा दिया आग। मिट्टी में जैसे हमने आग लगाया तो एक तरफ तो बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडलीय प्रदूषण हुआ, ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन हुआ। दूसरा, मिट्टी की आर्द्रता में कमी आ गई। अब तीसरे नंबर पर देखो इसकी क्या समस्या है। जैसे मिट्टी की आर्द्रता में कमी आती है और मिट्टी का तापमान बढ़ता है, तो बढ़े तापमान के कारण मिट्टी में जो मृदा मित्र, सॉइल फ्रेंडली कीड़े मकोड़े होते हैं, दुनिया भर के कीड़े मकोड़े होते हैं मिट्टी में, तो जो सॉइल फ्रेंडली कीड़े मकोड़े होते हैं दोस्तों, वो सब मर जाते हैं। गर्मी बढ़ी, तापमान बढ़ा तो मर जाएंगे, सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। अब बताओ बेचारे वो मर गए, वो मिट्टी को इनरिच कर रहे थे, मिट्टी को समृद्ध कर रहे थे, वो भी मर गए। ध्यान रखना, कीड़े मकोड़े सूक्ष्म जीव मिट्टी के लिए वरदान है, ये नहीं होंगे तो मिट्टी मिट्टी नहीं बनेगी, मिट्टी नष्ट हो जाएगी, पर हमने उनको ही मार डाला। एक झटके में आग लगाई और उनको हमने मार डाला। आगे आगे बात करते। आग लगाई थी हमने, जल वाष्पित हो गया था, अब जल तो वाष्पित हो गया। जैसे जल वाष्पित हो गया तब मिट्टी में उपस्थित है सूक्ष्म जीव, इनको जीवन चाहिए, ये कहां से जिएंगे? जल की कमी में कहां से जिएंगे? मर जाएंगे, पानी की कमी से मर जाते हैं दोस्तों। और आगे बताते हैं, ये स्थिति तक आती है कि जैसे ही हम मिट्टी में आग लगाते हैं, मिट्टी के कणों के बीच में फंसी हुई जो गैसें होती हैं, आग लगाया, उनका तापमान बढ़ा, तापीय फैला हुआ वो गैसें भी निकलकर बाहर चली जाती हैं। तो मिट्टी में गैसों की भी कमी हो जाती है, जल की भी कमी हो जाती है, सूक्ष्म जीवों की भी कमी हो जाती है, कीड़े मकोड़ों की भी कमी हो जाती है, तो मिट्टी क्या हो गई? अनुर्वर। अब अनुर्वर हो गई तो किसान अब क्या करेगा? फिर से सिंचाई करेगा। मतलब पर्यावरण का तहस नहस करने की हमने ठेकेदारी ले रखी है। प्रकृति ने मिट्टी को नम बनाया हुआ था, तो हमने उसे सुखा दिया, सुखाकर फिर गीला कर दिया। ये क्या तमाशा है? अरे प्राकृतिक रूप से नमी थी तो उसे बचे रहने देते। फिर से हमने सिंचाई की, मतलब जल का अतिरिक्त दोहन किया या शोषण किया, जल का अतिरिक्त दोहन किया या शोषण किया। समझ गए मेरी बात की नहीं? सिंचाई की तो देखो, ये आवश्यक होता है हमेशा कि मिट्टी में जल इतना होना चाहिए कि मृदा कणों के बीच जो छिद्र है, रंध्र है, उसमें पानी की भी उपस्थिति रहे और वायु की भी उपस्थिति रहे। पानी भी चाहिए जड़ों के विकास के लिए और वायु भी चाहिए जड़ों के विकास के लिए, सूक्ष्म जीवों के विकास के लिए। तो हम जब सिंचाई करते तो इतनी सिंचाई कर देते हैं, खेतों को पानी से भर दिया, तो मिट्टी के उन रंध्र क्षेत्रों में पानी तो भर गया, लेकिन वायु निकल गई बाहर। जीवों को पानी चाहिए पीने के लिए, सांस लेने के लिए हवा चाहिए, हवा है ही नहीं, सांस लेने के लिए हवा नहीं मिली, जीव मर गया, जीव मर गया। तो इस तरह से दोस्तों ये जो आग लगाने की परंपरा है खेतों में, ये गलत है। आपको बता दूं कि खेतों में इतने कारणों से इस प्रकार से क्षति होती है, इसलिए कभी भी किसी भी किसान को आप हमेशा समझाएंगे कि खेतों में किसी भी दशा में आग ना लगाया करें। आग से तमाम प्रकार के नुकसान ही होते हैं। एक और नुकसान बताता हूं। आग लगाया, मिट्टी के जो कण थे एक दूसरे से, मैंने बताया कि हाइग्रोस्कोपिक वाटर के कारण चिपके हुए थे, आग लगाया, हाइग्रोस्कोपिक वाटर सूख गया, मिट्टी के कण एक दूसरे से अलग हो गए, धूल कण बन गए, धूल बनकर उड़ने लगे। क्या कहते हैं? धूल धूल होकर मिट्टी के उर्वर कण उड़ने लगे। अब इन्हें बचाना है तो फिर सिंचाई करो, इन्हें बचाना है तो खेत को फिर उर्वर करो। अब खेत को उर्वर करना है तो आपको अलग से फर्टिलाइजर डालने पड़ेंगे। प्राकृतिक रूप से मिट्टी के गुण को नष्ट कर दिया, आप कृत्रिम उर्वरकों का उपयोग कर रहे हो। कृत्रिम उर्वरक उपयोग किए जाएंगे, अब कृत्रिम उर्वरकों से एक अपनी अलग प्रकार की समस्या है। कृत्रिम उर्वरकों से एक अलग प्रकार की समस्या है। तो दोस्तों ये है मूल प्रॉब्लम। इसीलिए खेतों में आग लगाने से आपको सबको मना करना है, खेतों में आग ना लगाया जाए। या दूसरी बात, अगर अगर सिंचाई की जाए तो सिंचाई इतनी अनुकूल की जाए कि मिट्टी में वायु भी रह जाए और सिंचाई से जल की आपूर्ति भी हो जाए। राख से उर्वरता में फर्क पड़ता है बेटा। तो कहते हैं ना कि सारा घर जलाकर उसकी राख की उर्वरता को देखना समझदारी थोड़ी होता है बेटा।
हाँ, बच्चों ने कहा सर पराली की राख खेतों के लिए अच्छी है। बिल्कुल अच्छी है, मैं मानता हूँ। मयंक मिश्रा, किया नहीं तो जानता बहुत अच्छे से हूँ। किया तो नहीं बेटा, कभी सौभाग्य नहीं मिला इसका, पर जानता बहुत अच्छे से हूँ, क्योंकि ज्योग्राफी का शिक्षक हो। तो ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर भी है बहुत दबा के। एग्रीकल्चर का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा मैं कितना एग्रीकल्चर जानता हूँ। ठीक है, अब देखो आरती शर्मा ने कितनी अच्छी बात कही है। पराली को जलाने के बाद राख से जितनी उर्वरता प्राप्त होती है, उससे अच्छा है कि पराली से आप कंपोस्ट खाद बना लो, पराली को पशुओं को खिलाओ, पशुओं के गोबर की खाद बना लो, वो इससे कहीं ज्यादा उर्वर होगी, तो पर्यावरण का नाश भी नहीं होगा, पर्यावरण छत विच्छत भी नहीं होगा, पर्यावरण भी सुरक्षित हो गया और आपका दूसरी तरफ काम भी हो गया। पराली को एकत्रित करो और पैकेजिंग सामग्री के रूप में बेच दो, पराली को पशुओं को खिलाओ, गोबर का उर्वरक बना लो। पराली, समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? पराली से अपने आप में आप क्या बनाएंगे? कंपोस्ट खाद बनाएंगे और उसका उपयोग फसलों में कर लो, वो ज्यादा उर्वर हो जाएगा, उसमें ज्यादा उर्वरता होगी, पराली ज्यादा उपयोग में आ जाएगी। लेकिन किसानों को मूल रूप से यह काम बड़ा सरल लगता है। आरती शर्मा बताते हैं बेटा, किसानों को यह काम बहुत सरल और सहज लगता है, सरल और सहज लगा इसलिए किसान कर दिए, उनको इसका दूरगामी परिणाम इतना पता नहीं होता। ठीक है, दूरगामी परिणाम पता नहीं, दूरगामी परिणाम नहीं पता, इसलिए किसान ऐसा करता है। इतनी बात समझा। एक बच्चे ने बार बार पूछा है तो झूम कृषि कैसे होती है? झूम कृषि में खेतों को जंगल को काटा जाता है, जंगल को आग लगाया जाता है, फिर कुछ दिनों के लिए उसे छोड़ दिया जाता है, जब वह उर्वरता प्राप्त कर लेता है तब खेती की जाती है बेटा उसमें। और फिर आप ये भी जानते हो झूम कृषि में फसलों की उत्पादकता कितनी है? ना के बराबर होती है, बस उनको तो जीवन निर्वाहन कृषि करना होता है। उनको क्या करना होता है? जीवन निर्वाहन कृषि करना होता है, ज़्यादा खेती थोड़ी करते हैं वो, बस। तो इसलिए सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, सिंचाई के आधुनिक साधनों का उपयोग होना चाहिए, जिसमें स्प्रिंकलर इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन सबसे अच्छे साधन होंगे। फ्लड इरिगेशन पूरी तरह से प्रतिबंधित होनी चाहिए, बंद की जानी चाहिए। फसल अवशेषों में आग नहीं लगानी चाहिए, नहीं तो इससे कई प्रकार की पर्यावरणीय क्षति आती है। अच्छा, आपके यहाँ गन्ने की पत्ती जलाई जाती है और पराली का भूसा, ठीक है, मतलब कुछ भी गन्ने की पत्ती जलाई गई है, कुछ भी जलाया गया, मतलब है फसल अवशेष जलाए जाने से। तो फसलों के अवशेष नहीं जलाए जाने चाहिए, बस कुल मिलाकर बात इतनी है। फसलों के अवशेष नहीं जलाए जाने चाहिए, उन्हें इकट्ठा कर उनकी खाद बना लो और खेतों में डाल दो, ये ज़्यादा फायदेमंद है। उन्हें इकट्ठा करो, उनकी खाद बनाओ और उसका उपयोग भरपूर तरीके से करो, ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, बस चलिए आगे। तो सबसे पहले आपने पढ़ा परिभाषा इसकी, फिर घटक पढ़ा, अब लिखिए मृदा संगठन, लिखिए सॉइल। अच्छा, ये था सॉइल कंपोनेंट और ये सॉइल कॉम्पोजिशन, तो हेडिंग देंगे सभी, लिखिए सॉइल कॉम्पोजिशन, मृदा संगठन, मृदा संगठन। ठीक है, डैश देकर लिखेंगे मिट्टी का निर्माण मुख्य रूप से, मिट्टी का निर्माण मुख्य रूप से सैंड, सिल्ट एवं क्ले के समूहन से होता है। सैंड, सिल्ट एवं क्ले, इसको बोलते हैं रेत, इसको बोलते हैं गाद, इसको बोलते हैं मृत्तिका। सैंड, सिल्ट एवं क्ले के समूहन से होता है। ठीक है, लिखो इन तीनों की आनुपातिक मात्रा को ही, इन तीनों की आनुपातिक मात्रा को ही, इन तीनों की आनुपातिक मात्रा को ही मृदा संगठन कहा जाता है। ठीक है, क्या करना? संगठन कहा जाता है, पूर्ण विराम लगाएं, लिखें मृदा वैज्ञानिकों ने, संजीत कुमार मोस्ट वेलकम बेटा। मृदा वैज्ञानिकों ने, मृदा वैज्ञानिकों ने मृदा संगठन को प्रदर्शित करने के लिए, मृदा संगठन को प्रदर्शित करने के लिए समबाहु त्रिभुज मॉडल प्रस्तुत किया है, समबाहु त्रिभुज मॉडल प्रस्तुत किया है। और इसमें ऐसा आप कर देंगे, यहां लिखेंगे सैंड, यहां लिखेंगे सिल्ट, यहां लिखेंगे क्ले। ये तीनों की मात्रा जब बराबर हो जाए, लगभग बराबर, पूरी तरह से बराबर तो नहीं होता, तो मिट्टी हो जाती है लोमी सॉइल, लोमी सॉइल कहलाती है। हिंदी में कहते हैं दोमट मिट्टी, लोमी लोमी सॉइल को क्या कहलाते हैं? दोमट मिट्टी। ऐसी मिट्टी जिसमें सैंड की मात्रा ज्यादा हो और सिल्ट तथा क्ले कम हो, उसे कहते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर मिट्टी पाई गई, उसे कहते हैं सैंड लोम। ऐसी मिट्टी जिसमें सिल्ट की मात्रा ज्यादा हो, सैंड एवं क्ले कम हो, तो उसको कहते हैं सिल्ट लोम। ऐसी मिट्टी जिसमें क्ले की मात्रा ज्यादा हो, बाकी सैंड और सिल्ट कम हो, उसे कहते हैं क्ले लोम। चित्र बनाओ, लोम मतलब दोमट मिट्टी।
बनाओ ये चित्र, बन गया। मृदा संगठन के आधार पर मिट्टी मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। मोहित सिंह क्यों नाराज रहेंगे बेटा? 3 प्रकार की होती है, लिखो नंबर 1। ठीक है प्रियांशु, नंबर 1 सैंड लोम, सैंड लोम या लोमी, सैंडी लोम, कुछ भी लिख दे। लिखे, यह रेत की प्रधानता वाली दोमट मिट्टी होती है जिसकी प्राप्ति, यह रेत की प्रधानता वाली दोमट मिट्टी होती है जिसकी प्राप्ति, जिसकी प्राप्ति ऊपरी नदी घाटियों में होती है, ऊपरी नदी घाटियों में होती है। पूर्णविराम, लिखेंगे उच्च सरंध्रता वाली इस मिट्टी का उपयोग, उच्च सरंध्रता वाली इस मिट्टी का उपयोग मोटे अनाजों, मोटे अनाजों कॉमा लगाइए, रवि की खाद्यान्न फसलों, खरीफ की नहीं बल्कि रवि की खाद्यान्न फसलों एवं, रवि की खाद्यान्न फसलों एवं बागानी कृषि के लिए किया जाता है। अखिलेश सरोज लिख सकते हैं, किया जाता है, किया जाता है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। नंबर 2 सिल्ट लोम, सिल्ट लोम, गाद दोमट, सिल्ट लोम, सिल्ट लोम में लिखेंगे मध्यवर्ती नदी घाटियों की मिट्टी, मध्यवर्ती नदी घाटियों की मिट्टी जिसमें, जिसमें, जिसमें क्या सिल्ट की प्रधानता होती है, जिसमें सिल्ट की प्रधानता होती है। ठीक है, लिख दिया, सिल्ट की प्रधानता होती है। इस मिट्टी का उपयोग विविध प्रकार की फसलों के उत्पादन में किया जाता है, रबी खरीफ जायद तीनों, है ना, विविध प्रकार के फसलों के उपयोग में किया जाता है, रबी खरीफ जायद, जायद, पूर्ण विराम। अब लास्ट लिखो क्ले लोम, क्ले लोम। अब क्ले लोम में क्या लिखेंगे, यह निचली नदी घाटियों एवं डेल्टा क्षेत्रों की मिट्टी है, निचली नदी घाटियों एवं डेल्टा क्षेत्र की मिट्टी है, मिट्टी है जिसमें बारीक कण, जिसमें बारीक कण क्ले की प्रधानता होती है, क्ले बारीक होता है, रेत बड़ा होता है, बारीक कण बहुत महीन होती है कण, क्ले की प्रधानता होती है। पूर्ण विराम लगाएं। उच्च जल संचय क्षमता की वजह से इस मिट्टी का उपयोग, उच्च जल संचय, अब देखो कुछ खेतों में पानी भर दो तो कई दिनों तक भरा रहता है, इसको कहते हैं जल संचय, जल संचय की वजह से, उच्च जल संचय की क्षमता की वजह से, वजह से इस मिट्टी का उपयोग चावल जैसी खरीफ फसल के उपजाने में किया जाता है, चावल जैसे खरीफ फसल के उत्पादन में किया जाता है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। ठीक है, तो इतना ही सॉइल कॉम्पोजिशन, इतना ही है। तो नेक्स्ट डालेंगे हेडिंग मृदा संरचना, सॉइल स्ट्रक्चर, मृदा संरचना, मृदा संरचना। ठीक है, ओके, चलो आते हैं बेटा। आज आपको यहीं पर विश्राम देते हैं। देखो यहाँ पर आज हमने मोटे मोटे तौर पर 3 टॉपिक पढ़े हैं। इस संरचना से लेकर आगे तक की तमाम बातें अभी 2 कक्षाओं में पढ़नी है। संरचना, कारक और प्रक्रिया, ये 3 बातें अगली कक्षा में पढ़ेंगे। फिर उससे आगे वाली क्लास मतलब मंडे में, फिर ट्यूसडे में मृदा परिच्छेदिका एवं मृदा वर्गीकरण पढ़ेंगे। बहुत आराम से पढ़ते हैं, बट ये टॉपिक बड़े हैं तो थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। तो आज इतना ही पढ़ो। सैटरडे